बात लगभग 3 दशक पुरानी है, जब दतिया में कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, मोस्टली गणतंत्र दिवस, तब एक आवाज पूरे ग्राउंड में गूंजा करती थी, और वो इतनी मधुर और मीठी आवाज थी कि वहां पर खड़ा हुआ हर एक शख्स अचानक, या ये समझ लें कि अपने आप उस आवाज से जुड़ जाता था। और ये लगता था कि ये आवाज आती रहे, केवल आती रहे, और ये उद्घोषक की आवाज जो थी वो अपने जादू में सभी को समेट कर रखती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर KVL पांडे साहब की, जो लगातार कई दशकों तक दतिया के सांस्कृतिक आयोजनों में उद्घोषक की आवाज के रूप में विख्यात रहे। और जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि ये केवल बोलते जाएं, शब्द कुछ भी हो लेकिन ये केवल बोलते जाएं और लोग सुनते जाएं, श्रोता सुनते जाएं। ये जादू, ये कृष्ण था डॉक्टर KVL पांडे जी की आवाज का। बहुत सुविख्यात साहित्यकार हैं और एक लंबा जीवन है, एक युग है डॉक्टर KVL पांडे जी। आज हम आप हैं, हमारे बीच में है, तो सीधा उनसे ही बात करते हैं। आप आजादी के पहले के गवाह हैं, तो आजादी के पहले एक युवा होता, उस समय जो रहा होगा, उसके दिमाग में देश को लेके, समाज को लेके और साहित्य को लेके क्या चलता रहता होगा? यहाँ दतिया के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन में कई वर्ष लगा रहा। जिस आयोजन की आप बात कर रहे हैं कि वो आज़ादी के पहले का समाज और आज के समाज में क्या अंतर आया है, वो ये है कि आज़ादी प्राप्त होने के समय मेरी अवस्था या उम्र बस 12 साल थी। मैं उस समय 12 साल का था और मेरे समकालिक, मेरे साथी लोग उस समय भी जो सामने है उसको जी रहे थे। यानी संगीत में जो परंपरा आई हुई थी उतने में उनको चुनना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस तरह से तो आज़ादी के पहले हम लोगों को ये लगता था कि, क्योंकि जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था अलग से, तो उस समय मुझे बहुत सा ऐसा सुनने को मिलता था जिसमें दास्ता या गुलामी समाई हुई थी। आज़ादी का स्वागत हमारी पीढ़ी ने इस तरह किया है कि सड़कों पर दिन में मिठाई चलती रही, फूलों का में इतनी प्रसन्नता हुई आज़ादी के प्राप्ति से कि उसे सार्वजनिक एक ऐसा अनुभव जिसको मिटाने की अवस्था तो हम लोग उस समय नहीं थी। आज़ादी के आंदोलन में तो नहीं था, लेकिन उसके बाद आज़ादी पाने के बाद में भी मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। और मुझे याद है कि पहले चुनाव से लेके रिटायरमेंट के समय तक जो चुनाव हुए हैं उनमें मैंने किसी न किसी रूप में काम किया है। एक रूप उसका यही था कि हमें उन गानों को नहीं गाना पड़ा जो राज्यों की प्रथा हुआ करती थी, और वो राज्यों की प्रथा में हमें ज़्यादा गुलामी का अनुभव होता रहा। और आज़ादी के बाद में जो हमने समाज देखा है उसमें आज़ादी के प्रभाव से प्रभाव लेकर और हम सारे शिक्षा से लेकर संस्कृति तक एक बदलाव नजर आने का संकल्प लेने लगे, और वो किया भी हम लोगों ने। ये परिवर्तन है एक तरह का, क्योंकि उसके पहले एक बड़े कवि जो आज बड़े कवि हो गए और अब है भी नहीं, उनका
किया हुआ हमें मिला, ये अनुभूति हमको मिलती है आज़ादी के बाद के। जो हमारे अग्रसर थे, जो हमारे अ, स्वयं को आज़ाद भारत का नागरिक महते का बनाते मानते थे, उनको मैंने अपना आदर्श बनाया। और बाद के जीवन में तो बहुत कुछ हुआ है। छात्र जीवन में आप बहुत समय तक इलाहाबाद में रहे और उस समय बहुत सारे बड़े संघ के जो बाद में नेता बने या संघ को जिन्होंने आगे चलाया, ये लोग आपके साथ ही रहे, तो वो एक हमारे दर्शकों को जरूर बताएं अपने छात्र जीवन में जो इलाहाबाद में आप रहे। देखिए, आरएसएस का स्वयं सेवक तो मैं मऊरानीपुर में ही था, और मऊरानीपुर में मैं अपनी शाखा का मुख्य शाखा का जो जैसे वो होते हैं ना, उसके प्रधान, वैसे ही मैं भी था। अपने कटरा में जो आयोजन होता था उसमें आरएसएस के, तो मैं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आरएसएस के उन लोगों को देखा, सुना है, प्रत्यक्ष हुए हैं उनसे। वो मुरली मनोहर जोशी जो बाद में भारत के केंद्र में मंत्री बने हो, और जोशी जी अकेले के बारे में ही बोलना बड़ा अच्छा लगता है। जोशी जी को जब इस शाखा, हमारी शाखा देखने के बाद भरद्वाज शाखा को देखना हो तो कहते हैं चलो, तो उनको हम साइकिल के डंडा पर बिठाल करके ले आते थे और वहाँ भरद्वाज आश्रम की जो शाखा है उसमें छोड़ते थे। रज्जू भैया से मेरा यही संपर्क रहा कि उनसे मैंने गीत सीखे। मुरली मनोहर जोशी उस समय इलाहाबाद में हमारे शाखा के मुख्य शिक्षक ही रहे। और इनके अलावा जैसे ये जो जो किसको कोतवाली ने ले लिया था, ये राणा डे एक यहाँ थे जिनने खोली थी सिनेमा टाकीज। तो सिनेमा टाकीज में जिन राणा डे ने खोली थी, वो अनुभव एक अलग तरह का था। एक संघ के साथ तो मेरा जुड़ाव रहा। इसके बाद में गया था उरई। मुझसे पहले वहाँ ये खबर निकल गई कि एक स्वयं सेवक आ रहे हैं, और हमको सबसे पहले जोशी जी ने ही लपका। और जोशी जी ने कहा एक बार कि वो एसएसएल में रहते थे और मैं पीसीवी में था, हॉस्टलों के नाम है ये। तो वो कहते थे कि मेरे जब नियुक्ति का समय आया एक टीचर बनकर के, और वो नियुक्ति इस तरह की थी कि मुझे पिताजी ने पत्र भेजा कि तुमने एक जो दरखास्त दी थी उसमें तुम्हारा चयन हो गया है और इसलिए तुम उसको ज्वाइन कर लो, नौकरी को ले लो। तब उसके पूर्व मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में ही जोशी जी से मेरा परिचय हुआ, और जो बड़े बड़े उस समय के लोग थे, एकनाथ राणा डे वो थे जिन्होंने वहाँ दक्षिण में विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना की। गया, पर चूंकि मैं इलाहाबाद में एक ट्यूशन भी करता था और वो शाम को ही होती थी, इसलिए मैं अटेंड कम कर पाता था। लेकिन मुझे उस समय उसमें होने की प्रसन्नता थी। और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हमारे वरिष्ठ थे, वो सब हमें प्रेरणा देते थे और हम उनसे प्रभावित थे। दो धाराएं साहित्य की प्रारंभ हुई, एक प्रगतिशील और एक राष्ट्रवादी, और सबसे जो प्रमुख थे वो थे निराला जी। एक धारा का सुमित्रानंद पंत जी प्रतिनिधित्व करते थे। आप किससे प्रभावित थे और क्यों थे?
ये जो तुमने दो धाराएं बताई हैं, ये एक तो प्रगतिशील धारा है, दूसरी धारा वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, राष्ट्रवादी। वो अलग से साहित्य नहीं है उस, और वो ऐसा भी नहीं है कि तब उसको राष्ट्रवादी कहा जाता हो। धाराएं तो दो बनी उस समय। छायावाद न, वो तो तुमने बताया प्रगतिशील एक, प्रगतिशील एक छायावाद के खत्म होने के बाद से ही वो शुरू हो गया था। सन 36 में प्रगतिशील धारा का लगभग आरंभ हो गया था, लेकिन ये राष्ट्रवादी नाम से नहीं हुआ दूसरी धारा का नाम, बल्कि वो हुआ है प्रयोगवादी धारा, जिसके अज्ञेय के बड़े कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिशील में तो तुमने ठीक ही कहा कि हमें छायावाद में ही उसके अंकुर देखने को मिलने लगे थे, और निराला के साहित्य में जो वैविध्य था, उस वैविध्यता का एक ठिकाना प्रगतिशील धारा भी था। निराला की अबे सुनबे गुलाब, भूल मत कर पाई है तूने, खुशबू रंगो आग, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वो बूढ़ा लाठी टेक टेक कर चला जा रहा है, और इसी भारत का नागरिक है जो, जिसमें साहित्य छायावाद के अंत के समय नहीं, बल्कि छायावाद में शुरू में ही सन 1936 में उस पर एक लेख लिख रहा हूँ, विभिन्न भाषाओं से मांग करके कि आपके यहाँ क्या हुआ, आपके यहाँ क्या हुआ। सन 36 में छायावाद का लगभग अंत माना जाता है, और अंत तो किसी का खैर नहीं होता है, क्योंकि रीति काल तो बाद में भी कवियों को प्रभावित करता रहा। केवल छंद वैविध्य हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो भी रखने दिया। तो राष्ट्रवादी की जगह प्रयोगवादी धारा उसका नाम था दूसरे का, और एक का प्रगतिशील। जिनको अभी हम कविता की दृष्टि से महत्वहीन मानते रहे हैं कि ये कविता, ये सामग्री इलाहाबाद के खास तौर से चुने हुए लोगों तक ही नहीं, बल्कि वो एक व्यापक प्रयोगवादी धारा बनी, और ये प्रगतिशील धारा को भी अज्ञेय के उदय ने लगभग प्रभावित किया, और जो कविता का बड़ा महत्वहीन विषय होता था, उसके अलावा उन्होंने कविता में वो भी चीज ढूंढी जो भदेश कहलाती थी। अबे सुनबे गुलाब, ये भदेश जी की ही कविता जैसी होगी, और वो इसके अलावा कि तीन टांगों पर खड़ा, नत ग्रीव, धैर्य धन गधा। गधा कविता की सामग्री नहीं थी अभी तक, लेकिन उन चीजों को जिनको हमने महत्वहीन माना हुआ है, वे भी कविता को महत्वपूर्ण लगे, और इसलिए प्रयोगवादी धारा, हालांकि उसका कार्यकाल ही है, बहुत छोटा हुआ है प्रयोगवादी का। प्रयोगवादी नाम पता नहीं कैसे रख दिया, क्योंकि अज्ञेय तो कहते थे कि हम लोग प्रयोग धर्मी हैं, प्रयोग लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रयोग में कविता ही न रच रहे हों। इसलिए भदेश जो होता है, यानी महत्वहीन जो होता है, वो अज्ञेय के समय से कविता में आने लगा, और अज्ञेय ने पहला शतक, इसके बाद उसका नाम था तार सब। सर एक और बात बताएं, कविता ने एक लंबी यात्रा, प्रारंभ में वो समाजवाद से प्रभावित रही, उसके बाद में फिर आर्थिक उदारीकरण, आज कहें राष्ट्रवाद के प्रति ज्यादा समर्पित है।
तो ये लंबा आपने समय कविता का देखा, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली समय कौन सा था कविता और छंद का? प्रभावशाली मतलब समाज पर जैसा प्रभाव हुआ। समाज का प्रभाव हुआ, उसमें कई तत्व मिलते हैं हमको। एक तत्व तो वही जो तुमने राष्ट्रवाद कहा, तो कुछ राष्ट्र भक्ति के कविताएं भी उस समय ही शुरू हो गई थी, लिखी जा रही थी। और उसके अलावा भी अलग अलग नामों से, जैसे छायावाद है, इसके बाद प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, ये सब तत्व कविता में आने लगे विभिन्न साहित्यकारों के लेखनी के द्वारा। तो मैं किससे प्रभावित रहा हूँ, ये उस तत्कालीन कविता जिस रूप में भी आई, जैसे मैंने छायावाद के समय मेरा बोध उतना नहीं था कि मैं ये जांच सकूं कि किस उससे प्रभावित है, लेकिन राष्ट्रवाद का कोई न कोई प्रभाव था। और वो ये था कि वो आदर्श हमारे आदर्श रहे जिनको हम लगभग भूलते जा रहे थे। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में एक खंड काव्य लिखा था, और वो था राणा प्रताप, और वो खंड काव्य अभी भी है मेरे पास, पांडुलिपि है उसकी। मोहरे जी ने उसको एक मातृ भूमि ऐसा कुछ है चैनल, उस पर डाल दिए, तो बड़ा बड़ी सामग्री है उसकी, पूरा खंड काव्य है। तो है कि मैं प्रभावित उससे भी रहा हूँ, लेकिन मेरी एक धारा और रही है, और वो धारा है समाज परक जीवन को देखने की, और उसी को लक्ष्य करके ये कुछ रचने या कहने का भी तत्व मेरे पास था। इसलिए मैं ज्यादा प्रभावित, तो क्या, मैं तो एक साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझे सभी कुछ पढ़ना था। मैं अंग्रेजी में एमए हूँ, तो मुझे शुरुआत में हायर सेकेंडरी स्कूल में उसी इंग्लिश को लेकर के मुझे लेक्चररशिप मिल गई थी एमए करने के बाद। तो मैं उसमें इस तरह से रहा हूँ कि मैं प्रभावित था। तो राष्ट्रवाद में उसमें तो सीधा आ जाता है, मेरे खंड काव्य में सीधा सीधा आ जाता है, और राणा प्रताप की वीरता के बड़े उस समय बदल चुका था, लेकिन और समय इस तरह बदल चुका था कि वो राष्ट्रीयता देशभक्ति के रूप में आ गई थी, और देशभक्ति में जो आग तत्व आ गया था कविता में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने उसको भी जिया। मेरे जो परिचय में बड़े वरिष्ठ लोग थे उरई में, इलाहाबाद में तो थे ही, उरई में भी जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर जो प्रभावशाली परिचय मेरे हुए हैं, वो एक वकील साहब थे, ऐसे कुछ नाम है, वो वकालत करते थे और कम्युनिस्ट थे। कभी कभी वो आकर के बैठा करते थे। विश्व किस संघ के, ये अपने गिरिराज किशोर जी जो बाद में आचार्य बने, ये विश्व हिंदू परिषद के, वो बाद में हुए, पखा वखा बढ़ाए, अपने दाढ़ी बढ़ाए हुए। मैं गिरिराज किशोर जी को किशोर जी कहता था, क्योंकि वे उस समय नगर प्रचारक थे, तो उन्हें किशोर जी कहा करता था मैं। और किशोर जी मेरे हॉस्टल के कमरे में अक्सर आ जाते थे और बैठते थे। एक दिन मैंने कहा कि किशोर जी, मेरा पठन प्रभावित हो रहा है, आप इतनी देर तक बैठे रहे तो हमें अपने पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। तो बोले ऐसा करें, हाँ। हमने कहा हाँ। वो दोनों जने मिलकर के पढ़े और सीखे। हमने कि आप कृपा करो हमारे ऊपर हमें तो साहित्य, क्योंकि हमें
किया है तो जीना है हमें। तो किशोर जी से बड़े प्रभावित थे, मैं बहुत प्रभावित रहा उनसे। मेरे परिचय के एक प्रेरक कम्युनिस्ट, एक प्रेरक राष्ट्र आरएसएस के लोग, और इसके अलावा कुछ और लोग रहे हैं जो जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। रज्जू भैया उस समय भी थे, वो एक और वकील साहब थे, रज्जू भैया सुनाते थे कि एक बार हुआ क्या कि मैं देर हो गई थी शाखा अटेंड करने की, तो देर हो जाने के कारण से रोज लोग